ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए। इसके पीछे कारण ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मोबाइल रख देता हूँ, बस आप इसको समझो। अब मैं पूछूंगा कि क्या दिक्कत है, मोबाइल हाथ में ले लूंगा। देखो, मुझे एक फ्लो में पढ़ाना। ये अपना चैप्टर है, चैप्टर 22, वेव फेनोमेना ऑफ लाइट। लाइट को जो है एज ए कंसीडर हम लोग करते हैं किसके रूप में, तो जनरली जो है आप देखेंगे कि लाइट को हम कंसीडर करना चाहते हैं, लाइट को हम पार्टिकल में भी लेके आ जाते हैं। तो अगर हम लोग लाइट को पार्टिकल में लेकर आएंगे तो वहां पर जो है फिर वो सिस्टम लगता है कि जैसे हम स्पीड वगैरह की बात करते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की आप बात करते हैं या इन चीजों की बात करते हैं। लेकिन लाइट ड्यूअल कैरेक्टर रखता है अपने आप में। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब होता है आपका कि भाई वो जो है एक वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। बचपन से लेके अब तक जो आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या बाकी चीजें पढ़ी है, वो पढ़ा है उसके पार्टिकल नेचर के बिहाफ पे, कि जैसे कोई पार्टिकल है उसके ऊपर लाइट आ रहा है फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपने ये पढ़ा है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इसके वेव नेचर के हिसाब से। तो चीजें थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना, चटपटी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पहली बार पढ़ोगे तो इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम है, बाकी चीजों के नाम है, तो समझना ध्यान से। तो मैं इसको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर जो चीजें हैं। एक क्या थे, एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन हाइजेंस। हाइजेन ने एक पोस्टुलेट दिया। अब हाइजेन ने क्या पोस्टुलेट दिया मैं आपको बताता हूँ, उसको समझना आप। और हाइजेन का क्या कहना था वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो भाई ये हाइजेन ने जो है एक प्रिंसिपल दिया, पोस्टुलेट दिया। उन्होंने कहा कि लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है, एक वेव है। वेव जैसे कि सिग्नल्स आते हैं ना, जैसे मोबाइल का सिग्नल हो गया या बाकी चीजों का हो गया, तो लाइट क्या है, एक वेव है, तरंग की तरह है। विच ट्रेवल थ्रू ए हाइपोथेटिकल मीडियम। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, आप जज हो मैं वकील हूं, इसको नोट किया जाए। हाइपोथेटिकल मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो कि कल्पना है। कल्पना, देखते कोई भी सीरियल स्टार्ट होता है, कुछ भी होता है या मूवी होता है, तो फिर कहते हैं ये सारी काल्पनिक है, इसमें वास्तविक लोग है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ताकि किसी कल वो कुछ ऐसा हो तो भाई उसमें कोई उसका कोई ऑब्जेक्शन ना खड़ा कर सके। तो हाइपोथेटिकल मीडियम कह रहा है कि देखो, ये तो कह रहा है लाइट एक वेव है, और कह रहा है एक ऐसे मीडियम में जा रहा है जो हाइपोथेटिकल है। अब सोच के अजीब लगता है कि भाई लाइट एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, मतलब क्या है हाइपोथेटिकल मीडियम का मतलब, उसका नाम भी दिया देखो, हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। यूट्यूब पर डालोगे ईथर के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन आपको मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ईथर, ईथर एक मीडियम का नाम है। जो वैक्यूम देखते हो ना, अंतरिक्ष में देखते हो ना, जो अंधेरा अंधेरा सब होता है जहां लाइट ट्रेवल करता है, तो कह रहा है लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करता है ना अपना, वो एक ऐसा मीडियम है विच इज हाइपोथेटिकल मीडियम, और उसको नाम बोलते हैं ईथर। इतना ध्यान रखना, ईथर जब भी बोले तो ईथर का माइंडसेट, तो केमिस्ट्री में ईथर अलग होता है, बट इन फिजिक्स अगर वे फिनोमिना ऑफ लाइट में बोलेगा तो ईथर का मतलब समझना कि वो ईथर बोल रहा है, हाइपोथेटिकल मीडियम की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा लिखा है दिस हाइपोथेटिकल मीडियम वाज कंसीडर्ड टू हैव द स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्यूपाइंग ऑल स्पेस। सबसे बड़ी बात, जिस ईथर की हम बात कर रहे हैं, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ये जो है ये पूरे स्पेस में इसकी क्षमता है। आप बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंज है इसकी प्रॉपर्टी है, ये पूरे स्पेस में ऑक्यूपाइज करता है, इंक्लूडिंग वैक्यूम। यानी कि आप इस हवा में देख रहे हो यहाँ पे, या फिर आप वैक्यूम में चले जाओ, जहां चले जाओ। तो अगर आप लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट करते हो और उसके एक मीडियम की बात करते हो, दैट मीडियम इज हाइपोथेटिकल मीडियम विच इज नोन एज ईथर। और ये हर जगह हम कंसिडर करेंगे, स्पेस में भी और वैक्यूम में भी। ये किनका मानना था, तो हाइजीन का मानना था। हाइजीन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक है। The vibration from the source of light propagate in the form of waves and the energy carried by them is distributed equally in all directions। ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए जो वाइब्रेशन है, जैसे होता क्या, वेव जब क्रिएट होता है, वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। कहीं भी ऐसे टेबल पे मार देते हैं, भन ऐसे करने लग जाता है। तो वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब एक विक्षेप है, जिसको विक्षोभ कहते हैं, विक्षेप कहते हैं, एक डिस्टरबेंस है। तो जैसे कोई भी वेव क्रिएट करने के लिए एक सोर्स होता है, कोई भी एक सोर्स होता है जहां से वेव क्रिएट होता है।
तो अगर ये वेव क्रिएट हो रहा है, मतलब लाइट को कोई लाइट क्रिएट कर रहा है, तो वो एनर्जी के फॉर्म में ना है, हर चीज तो एनर्जी के फॉर्म में ही है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो आप वेव देख रहे हो, ये जो एनर्जी देख रहे हो, लाइट ऑल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप यहाँ एक टॉर्च जलाइए, या ये जो लाइट आपको दिख रहा है, ऐसा थोड़ी है कि ये लाइट बोल रहा है कि नहीं हम केवल सूरज सर के चेहरे के सामने आएंगे, जैसे कि वो कहीं कोई शो वगैरह होता तो करता है ना, इधर आएंगे ना इधर आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। इसकी जितनी क्षमता हर जगह इक्वली अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो बेसिक नॉलेज जो आपके पास है वो तो आपके पास है ही है, नो डाउट, बेसिक नॉलेज की बात आपके पास है, बट एक्स्ट्रा जो ऐड होता जा रहा है वो केवल नोट करते जाना है यहाँ पर। द वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन सक्सेसफुली ऑल द एक्सपेरिमेंटल फेनोमिनन। यानी कि हम अगर लाइट को वेव की तरह कंसीडर करते हैं तो इसको पार्टिकल की तरह भी हमें लेके चलना पड़ेगा। और अगर हम पार्टिकल की तरह लेके चलेंगे तो फिर पार्टिकल में जो हमने माना था, जैसे कि उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर वो जो हमारी थ्योरी है रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, ये अपना इनवैलिड नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि हम वेब पे आ गए तो उस प्रॉपर्टी को ही छोड़ दें कि नहीं जी वो प्रॉपर्टी तो पुरानी हो गई, वो तो बस ऐसा ही था, अब उसका कोई लेना देना उससे नहीं है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। The theory could also explain the interference and diffraction phenomenon। ये जो दो वर्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं समराइज करूंगा इस पैराग्राफ को फिर से। ये जो मैं बोल रहा हूँ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है आपने वेव फिनोमेना वाले चैप्टर में पढ़ा है। इमोजी से बताइएगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। जब दो लाइट जुड़ता है तो इंटरफेरेंस होगा, किस समय डिफ्रैक्शन होगा, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको देखना पड़ेगा, उसमें इसमें आएगा तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा उसको, कोई इस वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि देखिए ऐसा है ना, इंटरफेरेंस और बाकी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, एक बार बता देता हूँ नोट्स खोल के। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इंटरफेरेंस क्या होता है, दो तरह का होता है। एक इंटरफेरेंस होता है और एक क्या था, डिफ्रैक्शन था। वर्डिंग देख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। देखिए अगर आप इंटरफेरेंस की बात करते हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस, इसको मैं आपको समझाने की थोड़ा प्रयास करता हूँ। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। हम लोग ना दो दो वेव लेते हैं। सर इसकी हिंदी बता दो। क्या बोल रहे हो। इसकी हिंदी भी बता दो सर। हिंदी, हिंदी मुझे सर्च करना पड़ेगा। आप एक काम करो, मैं देखो हिंदी मीडियम वालों की बात बता रहा हूँ, सुनो मेरे बात ध्यान से। जितने हिंदी मीडियम वाले हैं, अलग अलग मीडियम वाले हैं ना, आप एक काम करो, जैसे कि अब इंटरफेरेंस लिखा है ना ये वाला, तो अपनी कॉपी में लिख लो इंटरफेरेंस। अभी मत सर्च करना गूगल वगैरह पे, अभी कुछ मत करना, अभी खाली अब वर्ड को लिखना। सर ठीक है। सर हाँ। सर वेब फिनोमिना चलता रहा ना सर, 14 वाला चैप्टर, 14 हम्म। चैप्टर चलता रहा ना सर। हम्म। सर 22 चैप्टर में डायरेक्ट सर। लिंक है ना, बाकी उसको रिकॉर्डेड से कीजिए। सर एक यस डाउट सर, आ रहा है ओके सर। सर। हाँ हाँ बोलो अरुण। जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है ना वो सर फुल नहीं है सर। क्या बोल रहे हो। इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है वो सिर्फ 3 पार्ट था। आपने लास्ट में बोला था कि चौथा पार्ट भी आएगा। चलो मैं देख लूंगा, अगर कोई होगा तो हो सकता है उसका मैंने वर्कशीट में करवा दिया हो वो वाला पार्ट। ओके सर। ठीक है। देखो इंटरफेरेंस क्या है इसको समझो। तो मैं यहाँ सारे वर्डिंग को लिखते जाना, जो भी रहेगा आराम से बात करो, उसको हिंदी में करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, खाली वो उसको नोट करते जाना। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ये है कि मैंने 11th 12th हिंदी में पढ़ा ही नहीं है, 10th क्लास तक पूरा मुँह जबानी याद है, अब तो वो भी थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ, लेकिन 11th 12th का तो मतलब मेरे लिए वो बिल्कुल नया हो जाएगा। तो मैं दो वेव आपको यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए एक वेव मैं ऐसे बनाता हूँ, समझिएगा, मैं दो वेव बनाऊंगा यहाँ।
ये मैंने एक वेव बनाया, ठीक है ना, ये अपना एक वेव मैंने बनाया, और एक वेव हम और बनाते हैं। क्या कर ले, ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको फर्क दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा कम जो भी आपको लगे। अब देखिए क्या होगा, इंटरफेरेंस कब होता है और कब डिफ्लेक्शन होता है, दोनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। जब एक फेज में दोनों होगा, एकदम एक फेज में होगा, ध्यान से देख रहे हो। फेज मतलब बोले तो सर फेज क्या होता है, एक बार समझा दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। फेज का मतलब होता है, देखो ये वाला सेगमेंट ऊपर की ओर है, ये प्लस में है, और ये सेगमेंट देखो नीचे की ओर है, माइनस में है। सेम यहाँ पर कॉपी हुआ है, यहाँ भी देखो ये प्लस है, और यहाँ भी देखो ये माइनस नीचे की ओर है। इसको हम बोलते हैं एक फेज में होना। फेज मतलब इस लाइन के ऊपर प्लस वाला फेज है, इस लाइन के नीचे माइनस वाला फेज है, ठीक है। तो अपना ना ये जो है, ये जो फेज वाला एक फेज में, इसको हम ऐड करेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे। अब इसका इक्वेशन भी होता है, मैं इक्वेशन में आपको उलझाऊंगा नहीं, मैं बात को पिक्चर में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें ऐसा है कि जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आफ्टर एडिंग, ठीक है, ये बना दिया। अब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ऐड हो जाएगा ऊपर, कुछ इस तरीके से। ये आपका इंटरफेरेंस है, समझ में आ गया इंटरफेरेंस, क्लियर हो गया। जी सर। हाँ, हाइब्रिड बना लो इमोजिस का। तो अब ऐसा है कि जैसे इंटरफेरेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई वेव्स ऐसे होंगे जो आपस में ऐड हो जाएंगे, जिसके एम्पलीट्यूड जो है क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो वो आपका चला गया इंटरफेरेंस में, ऐड हो गया यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको डिफ्रैक्शन का भी बता देता हूँ। जितना आसान तरीके से आप समझोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं तो एनआईएस को धन्यवाद करना चाहता हूँ, एनआईएस के सिलेबस और कंटेंट को। मैं आईआईटी जेई का तो मैंने कभी प्रिपरेशन किसी को करवाया था, ऑफलाइन करवाया था, बट मतलब कभी उस तरह कराया नहीं, सीबीएसई पर ज़्यादा काम किया है। लेकिन एनआईएस को पढ़ाते पढ़ाते ना इसका कंटेंट मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जब मैं अब पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है। भाई मैंने तो खुद स्टडी आईआईटी लेवल पर ही किया है ना, तो जो मेरा डीप नॉलेज है, जो मेरी सारी चीज़ें हैं, जो मैंने इतने सारे रजिस्टर भरे हैं, तो मुझे अब कई बार खुद को रोकना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एनआईएस ने इतने सिंपल तरीके से सिलेबस को दिया है कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता है, मुझे अपनी बाउंड्री पता होती है कि कहाँ तक जाना और कितना रुकना है, ये मुझे पता होता है। वरना सीबीएसई में पहले मैं पढ़ाना शुरू किया था तो एकदम मैं डीप लेवल पे चला जाता था, एकदम डीप में। आप विश्वास नहीं करोगे, जो बेसिक आप एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया है उसको मैंने 1 महीना पढ़ाया था। अब सोचो मैंने 1 महीना क्या पढ़ाया होगा 12 क्लास में, 12 क्लास में क्या पढ़ाया होगा, बेसिक फिजिक्स, जो आपको मैंने एक वीडियो में बना के दिया है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो डिफ्रैक्शन देखो कैसे होता है, मैं आपको बनाता हूँ, ले लेते हैं। अब चलो मैं एक लेता हूँ इस तरीके से, एक लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं, और एक और बनाते हैं, लेकिन ये ना इनके ऐसे रहेगा, कम रहेगा, तरीके से बनाते हैं ऐसे, मतलब बनाने की कोशिश। अब देखो यहाँ पर देखोगे ना एक चीज आप, कि ये देखो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये तो अपना ऊपर है, इसका फेज स्टार्टिंग ही प्लस में है, और इसका वाला माइनस में है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, एक ट्रॉफी जैसा रहेगा। ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा
तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि ये जो हिस्सा आपको नीचे का दिख रहा है, जो नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाले को डाउन कर देगा, माइनस होगा ना, जो ज्यादा होगा उसी में तो डाउन होगा। तो एक एक एवरेजली आपको हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं, यहाँ एवरेजली हम बना के आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला थोड़ा सा कम जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ कम जाएगा। ये आपका डिफ्रेक्शन हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, माइनस होता है यहाँ पे। मैंने सबसे आसान तरीके में बताया, आगे इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ा जाए, ये टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है। समझ अब नहीं मुझे आया पता, सर। कल भी मैंने 1.5 घंटे क्लास लिया था मैथ में। अब मुझे 2-3 घंटे क्लास लेने का मन करता है, लेकिन मैं ऐसा ऐप में बिजी, टाइम जा रहा है ना, क्या बताऊं। आइए आपको लेके आते हैं हाइजीन के प्रिंसिपल्स पे, हाइजीन प्रिंसिपल पे आते हैं। क्या 6 स्टार्ट करो? देखो हाइजीन ने क्या प्रिंसिपल दिया, इसको समझना थोड़ा सा। एक वर्ड है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये वेव फ्रंट अगर आपको समझ में नहीं आएगा, मेन आपको शुरुआती में ही समझना है। शुरुआती में समझ गए, बाकी का पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा, पूरा बता रहा हूं। क्योंकि ये इमेजिनेशन का है, ये एक या तो एनिमेशन से देखा जाए, इमेजिनेशन ही तो होगा वो, या फिर उसको समझा जाए। तो वेव फ्रंट क्या होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, वेव फ्रंट का आपके बारे में बता रहा हूं। और ये इसका रिकॉर्डेड है, लेकिन हर बार हर बैच में पढ़ाता हूं मैं, हर बैच में मैं ये शुरू के बताता हूँ, क्योंकि जहां मुझे लगता है सपोर्ट करना वहां मैं देता हूँ। ठीक है। अब वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो वेव फ्रंट को डिफाइन करते हैं एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। अगेन रिपीट करो माइंड में, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। फेज क्या होता है, क्या होता है फेज? तो अभी आपने क्या पढ़ा था ना, कि उस एक बीच में लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला इस तरीके से चलते, ये अलग फेज हो गया, ये अलग फेज हो गया, इस तरीके का हो गया। तो अगर हम बोलते हैं सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज की बात करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाई, कैसे हमें पता चलेगा? तो पहले 2D में समझाता हूँ, फिर 3D में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। जो आप पानी पत्थर मारते हैं तालाब वगैरह में, उसका मैं बताऊंगा। देखो, अब जैसे मान लो इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना दें, ऐसे तरीके से बड़ा बना दें। तो अब अगर 2D का ही देखो, अगर आप यहां से देखोगे, मान लो आप यहां से देख रहे हो, ये आंख ऐसे करके यहां से देख रहे हो, ऐसे करके आपकी तिरछी नजर यहाँ पे है, ऐसे देख रहे हो। ऊपर से देखोगे तो आपको कौन दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा? ऊपर से देखोगे तो ये दिखाई देगा, ऊपर ऊपर वाला दिखाई देगा, ऊपर ऊपर वाला दिखाई देगा ना, ऊपर ऊपर वाला सब दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर ऊपर के दिखाई देगा। तो क्या सर यही वेव फ्रंट होता है क्या? यही वेव फ्रंट? नहीं नहीं नहीं, वेव फ्रंट यहीं से जर्नी स्टार्ट है। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा, मैं बस इतना आपको समझा रहा हूँ। बस, क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? या नीचे से अगर आप देखोगे, नीचे से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? खाली नीचे नीचे का दिखाई देगा, जो भी इस लाइन में नीचे नीचे रहेगा वही दिखाई देगा आपको, है इतना दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। कुछ लाइन पहले पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स अ वेव फ्रंट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लिख दिया पॉइंट्स की जगह, पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये टाइम की भी जिक्र कर रहा है। अ वेव फ्रंट में हैव एनी शेप, किसी भी शेप में हो सकता है। चलिए हम वो सब बात कर लेंगे।
लाइट रे और वेव फ्रंट के बीच में हम वो भी बात कर लेंगे। अब पिक्चर बना के आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा। वापस आ जाते हैं। ठीक, देखिए एक एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट ये है कि जो वेव फ्रंट होता है, जो वेव फ्रंट होता है वो प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा होता है ना, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा होता है उसके 90 डिग्री पे बनता है वेव फ्रंट। 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाता है। समझाते हैं आपको, डायग्राम बना। मान के चलिए कि आप एक टॉर्च जलाते हैं। वैसे आपने टॉर्च जलाया, तो आप टॉर्च जलाएंगे तो उसमें थोड़ी ना खाली एक ही किरण निकलेगी भाई, बहुत सारे रेज निकलेगा। और हर रे अपने आप में क्या है, एक वेव है। हर रे अपने आप में क्या है, एक वेव है। ठीक है ना। तो ऐसे में कुछ वेव बनाता हूं। मान के चलिए एक सोर्स है, उसने बहुत सारे वेव बनाए, जैसे ऐसे, बस मेरा हाथ सही है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। पेंटिंग में कभी इंटरेस्ट था नहीं। पढ़ाते समय लगता है कि अगर थोड़ा हाथ बैठा लिए होते तो हमारे लिए अच्छा रहता है ना पे काफी। देखिए इस तरीके से जो है मैंने कुछ वेव बनाया। इधर से अगर टॉर्च वगैरह मांगे जाएगा, इससे बहुत सारे वेव निकलेगा। तो प्रोपागेट कैसे कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है जाने का, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेव्स। तो डायरेक्शन इधर की हो जाए, डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव। इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हैं प्रोपागेशन। प्रोपागेशन एक वर्ड है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अपना बिंदास तरीके से। तो अब डायरेक्शन तो पता चल गया कि डायरेक्शन ऐसे है, ये अपना लहलहा के ऐसे से चल रहा है, ऐसे ऐसे। अच्छा ये 3D में चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि एक यहाँ है एक यहाँ है ऐसे लाइन, नहीं नहीं नहीं। वो चलेगा तो 3D में चलेगा, फिर मतलब पूरा ऐसे, फिर यहाँ यहाँ बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा रहेगा। लेकिन हम पिक्चर में खाली कुछ ही बनाए यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इतना पिक्चर क्लियर हो गया। अब उसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, वेव फ्रंट का स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ। स्टेटमेंट क्या था, एक तो था कांस्टेंट फेज, या उसने बोला था लोकस ऑफ सेम फेज एट एट क्या था, एक टाइम पे, एट एनी टाइम। या एट पार्टिकुलर टाइम। तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली उस तरह से नहीं समझाने के लिए लिखा मैंने। तो मतलब ये तो ये आ रहा है कि भाई ये सेम फेज होना चाहिए। दूसरा ये है कि सेम फेज का मतलब पार्टिकुलर टाइम पे सारे सेम फेज में जाना चाहिए। तो अब ये कैसा कुछ बनेगा इसका, तो कुछ कैसा जाएगा अपना बनाएंगे तो देखिए सेम फेज में जा रहा है। देखिए इसको देखिए, ये अपना एक लोकस तैयार हो गया, एक एक वेव फ्रंट तैयार हो गया।
कहीं से भी आप ले लीजिए, आपको नीचे का लेना है नीचे में ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि आप एक कहां से देखेंगे, ये आपका वेव फ्रंट बन गया, ये बन गया आपका वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तैयार हो गया। तो अगर ये अपना वेव फ्रंट है ना, ये अपना अगर वेव फ्रंट है और ये अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, अपना इधर से जा रहा है, तो ये इस तरीके से जा रहा है, ऐसे 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 जा नहीं रहा, ये बन रहा है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट भी तो ट्रेवल कर रहा है भाई, ये वाला ही तो आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे करके एक तरीके से। लेकिन क्या है कि अगर इसका पूरा देखेंगे सेटअप, तो ये इस तरीके से है और ये इधर है, तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ये पॉइंट क्लियर हुआ वेव फ्रंट को यस लेकर? सर। ठीक है। यस और सर। चलिए इसको आसान बनाते हैं और आपको समझाते हैं, पीजी पे में समझाते हैं इसको और समझाते हैं। आप क्या करते हैं कि कोई पत्थर वगैरह ले लिया या कुछ ले लिया, पानी में से मार दिया, ठीक है, तो देखते वहां पर ऐसे गोल 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 ऐसे भंवर टाइप का कुछ इस तरह से बनता है, देखा आप लोगों ने? ऐसे बनता जाता है बनता जाता है ना, देखा होगा उसको। वो क्या होता है ना, वेव तैयार होता है। हालांकि लाइट का पढ़ रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, वेव के बारे में बता रहा हूँ उसका। तो जब आप ऐसे ऊपर से देखते हैं ना, ऐसे अगर ऊपर से देखते हैं ना, तो आपको ना वो जो ऊपर वाला पेज है ना, ऊपर ऊपर वाला पेज, वो आपको खाली दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, नीचे का कैसे दिखाई देगा आपको? फिर तो पानी के नीचे जाना पड़ेगा और फिर नीचे बैठ के ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके, तब फिर नीचे का भी दिखाई देगा। अब उतना डुबकी लगाए तैरने ना आए, मर जाएगा आदमी। मेरे सामने 2 आदमी मरा है तालाब में, मेरे घर के आगे ही तालाब है, गिर गया मर गया, लाश ढूंढा मिला नहीं, ऐसे चीजें है। तो पिरामिड, अब मैं आपको थोड़ा उसे समझाता हूँ कैसे बनाऊं मैं उसे। देखो पहली बात तो ऐसे गोल गोल बनता है वो, है ना, ऐसे ऐसे बनता है। इस तरीके से पॉइंट होता है बीच में, जो आप इस तरह से डालते हो यहाँ पे। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाऊं मैं। ये 2D है अपना, ये 2D है। मतलब इस तरीके से, मतलब ये जैसे 2D खड़ा करोगे ना, तो ऐसे 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 मुझे घुमाना पड़ेगा ये पूरा इस तरीके से तैयार होगा इसको, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाला दिखाई देगा, बीच बीच में लाइन अगर डालोगे तो, क्योंकि लाइन तो हमने दिया नहीं इसका। तो अब जैसे एक बार में आपको ना एक वेव फ्रंट दिखाई देगा, देखो ये वाला, जैसे कि स्टैंड पे देखो, ये अपना एक वेव फ्रंट हो गया, यहाँ देखोगे ये एक वेव फ्रंट हो गया, कहीं भी देख लो, मैं जहां तक बना रहा हूँ वेव फ्रंट तो हर जगह होगा। आपका बना लो या डाउन वाला बनाओगे, जैसे डाउन का मैंने बनाया, आपका बन गया, ये भी आपका बन, ये डाउन का देखो मैंने बना दिया। जैसे ही बना दूँ तो ऐसे करके वो ऐसे और भी रहेगा, और भी रहेगा। तो ये जो ऐसे से होता है ना, तो ऐसे 3D में घूमेगा ना, वो पानी के अंदर 3D में घूमेगा, तो आपको वो वेव फ्रंट दिखाई देता है। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब वेव फ्रंट हम लोग लेते हैं, तो खाली एक वेव का थोड़ी ना हम कंसिडर करेंगे, ये मल्टीपल वेव है। इसके पीछे वाले में भी क्या था, यहाँ भी हम मल्टीपल वेव देख रहे हैं, 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव, ऐसे पूरा सिस्टम रहेगा ना। क्योंकि जब कोई सोर्स वेव क्रिएट करेगा, तो थोड़ी ना गिनती से 1 या 2 क्रिएट करेगा, वो तो पूरा झुंड में क्रिएट करेगा, फिर वो प्रोपगेशन भी जाएगा। तो यही कुछ था यहाँ पे। सबको क्लियर है, समझ में आ गया कि एक्चुअली वेव फ्रंट है क्या? सरफेस है और कुछ नहीं है, सरफेस है एक फेज का, बस एक टाइम की। अब मान लो यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इज इक्वल 2 सेकेंड है। एक बात बता रहा हूँ, तो एक टाइम पे ले रहे हो ना 2 सेकेंड पे सारा, 1 सेकेंड पे सारा, सारा टाइम पे तो ले रहे हो आप, और क्या कर रहे हो, एट एक इंस्टेंट टाइम पे आप लेते हो। अब चलिए स्टेटमेंट पे आपके आते हैं।
मुझे यही चैप्टर सबसे खतरनाक लगता था, समझ में ही नहीं आता था, दिमाग में नहीं घुसता था। इसलिए जब जब मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं एकदम रेडी रहता हूँ, तो बोलता हूँ क्या मुझे समझ में तो नहीं तो आया नहीं, लेकिन अब मेरे विद्यार्थियों को पूरा समझ में आएगा। इसलिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ इन चैप्टर्स में, जो जो चैप्टर्स रहता है कि आप हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे समझ में आता है। हमें तुमने बहुत परेशान किया है, हमारे विद्यार्थियों को नहीं करोगे तुम। अब देखो, देखो तो यहाँ पर मैंने सारा बता दिया कि वेव फ्रंट के पास कुछ अलग अलग शेप होगा। कैसे शेप होगा समझो। लाइट वेव फ्रॉम अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट आप लोगे तो वो 3 डायमेंशन में जाएगा। और होमोजेनियस मीडियम फ्रॉम ए स्फेरिकल वेव फ्रंट विच पॉइंट सोर्स एज इट सेंटर। समझाते हैं इसको, तो समझाते हैं। एक कोई भी एक लाइट आप ले लो, कोई भी लाइट ले लो, उसको रस्सी से बांध दो हवा में, अपने आप तो लटकेगा नहीं वो, है ना, हवा में तो लटकेगा नहीं। एक रस्सी से बांध के इसे लटका दो, बीच हवा में लटका दो, और उसमें ना एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि पॉइंट जैसा देखने में लगे। अब इतना पॉइंट तो बनेगा नहीं, छोटा भी बन सकता है वो, लेकिन ऐसा बनाओ कि उसके अंदर पूरा चारों तरफ लाइट हो। मान लो एक फुटबॉल की तरह छोटा ले लो, गेंद की तरह ले लो, और उसके अंदर अंदर ना छोटे छोटे लाइट लगा दो, ऐसे 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 अंदर की दीवारों पे लाइट लगा दो पूरा। जैसे बल्ब में क्या होता है, आगे की ओर तो लगा होता है पर पीछे की ओर नहीं लगा होता है। आप एक फुटबॉल की तरह लो जिसमें अंदर के सरफेस में हर जगह लाइट लगा दो, ये नहीं कि आधे में लगाया आधे में नहीं लगाया, और उसको हवा में से लटका दो। अब हम फिजिक्स में हाथी को भी एक पॉइंट मान लेते हैं, चींटी को भी पॉइंट मान लेते हैं, तो हम तो देखो कोई भेदभाव करते नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। क्या हाथी, क्या चूहा, क्या चींटी और क्या फुटबॉल, है नहीं, जिसको बनाना हो पॉइंट मान लेते हैं, उसको बना देते हैं। यही सिस्टम है फिजिक्स में। फुटबॉल इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, हम पॉइंट मान लेंगे जैसा स्टेटमेंट दिया है। तो जब ये लाइट यहाँ पर जलेगा ना, तो देखो इसका रे कैसा जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, यहाँ भी आएगा, पीछे भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर नीचे भी आएगा। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, बताइए। एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे तो, है ना। अब लेट बी सपोज, मान लेते हैं कि यहाँ से लाइट निकला, यहाँ से लाइट निकला, ये लाइट ऐसे 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 गया, तो इसके साथ और भी तो जाएगा, अकेले थोड़ी जाएगा। गांव में तो अब तो सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो गई है, वरना पहले लोग तो में भी इकट्ठा करके जाते थे। तो जब उस चीज में साथ जाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना अकेले कुछ, तो यहाँ जो है साथ जाएगा। तो मान लो यहाँ से गया ये वेव, ये वेव, ये वेव, ठीक है। तो अब ये एक फेज में ऐसे बनाओगे तो ये वेव फ्रंट बन गया, ये वेव फ्रंट बन गया। तो कहने का मतलब यही समझा रहे हैं कि जब हम एक पॉइंट चार्ज का लेंगे तो वो 3 डायमेंशन में बनेगा, और उसमें वो 3 डायमेंशन में एक स्फेरिकल शेप बनेगा। स्फेरिकल शेप ही तो बनेगा वो, क्योंकि जब वो पूरा कवर करेगा 3 डायमेंशन को, पूरा कवर करेगा और हर जगह ऐसे 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 बनेगा, तो एक स्फेरिकल शेप ही ले लेगा उसको। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा, सोर्स, तो ध्यान दो, सोर्स जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, जहां से लाइट निकल रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है, अगर वो पॉइंट चार्ज है, तो फिर उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, या थ्योरी के किसी पार्ट में पूछ सकता है, जैसे वेव फ्रंट का कुछ प्रॉपर्टी बताइए, या ये बताइए वो बताइए, ऐसे करके। क्या ये बात समझ में आ गई कि कैसे एक पॉइंट अगर सोर्स चार्ज होगा तो उसका 3 डायमेंशन में स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर है ना। दूसरा, अगर हम लीनियर यानी थीन स्लिट लेते हैं, स्लिट मतलब जानते हैं क्या होता है, चीरा लगाना, स्लिट। जैसे स्लिट का मतलब कैसे समझा, जैसे मान के लिए कोई तंबू टाइप का, उसमें ब्लेड मार दीजिए तो स्लिट हो गया ना वो। मतलब ऐसा नहीं, बहुत फाड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा। कौन सी मूवी थी वो, हेरा फेरी था या भागम भाग था, जिसमें
वो एक कोई नर्तकी का फोटो था या किसका था, उसमें अक्षय कुमार जो है ऐसे डाल के मुंडी डालता है ऐसे करके, तो एक बार में जैसे दिखाई सर्जरी देता में है। फिट करते हैं। हाँ, एक बार में नर्तकी दिखाई देता है, एक बार में वो दिखाई देता है। लाइट स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है लाइट, मैं स्ट्रेट की ही बात कर रहा हूँ। अब ये स्फेरिकल हम लेंगे ऐसे करके, तो ये वाला स्ट्रेट ही तो भागेगा इधर से, इधर स्ट्रेट ही जाएगा। अब यहाँ से लाइट निकला है, तो यहाँ से निकला, आगे बढ़ा, तो मन किया इधर नहीं जाएंगे, इधर मुड़ गया, अब इधर नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। जहाँ से वो जाएगा सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, डायरेक्शन भी तो देखो। लेकिन जब 3 डायमेंशन लोगे तो सारे तरफ फैलेगा ना, वो चारों तरफ जाएगा। तो मैं बता रहा 3 स्लिट, कहीं भी स्लिट कर दिया, तो अगर एक स्लिट करते हैं तो वहां वेव फ्रंट जो है सिलिंड्रिकल शेप में बनेगा। तुम समझाते हैं और अच्छे तरीके से, जो मैंने देखा है। रात के टाइम में, जैसे आज अभी रात है, रात के टाइम में कमरे में अंधेरा कर देना, ठीक है, कमरे में अंधेरा कर देना, और उसके बाद ना बाहर, कमरे के बाहर को लाइट जलाना, जैसे हॉल वगैरह में लाइट जलता है। कमरे का जो दरवाजा होगा, जनरली अगर अटैच लेटरिन बाथरूम है तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रहेगा। तो अब करना क्या है आपको, कि अंदर बाथरूम का लाइट जला दो और दरवाजा पूरा मत खोलो, दरवाजा को हल्का सा खोलो, है ना, दरवाजा को हल्का सा खोलो, दरवाजा को, दरवाजा कितना होगा, इतना या इतना, और कितना जाएगा, तो ऊपर का जो हिस्सा होगा ना, जो गैप होगा, स्लिट जैसा बन जाएगा, गैप रहेगा। और अंदर का जो लाइट, अंदर से जो लाइट आएगी ना, बाथरूम से लाइट आएगी ना, तो तुम्हारे जो बेडरूम के दीवार होगा उसके ठीक सामने वाला दीवार होगा, उसके बड़े, मतलब आप देखोगे इसकी लंबाई ज्यादा होगी, चौखट भले इतना हो, ध्यान, चौखट भले इतना है, लेकिन जो ठीक सामने लाइट पड़ेगा ना, उस लाइट को ध्यान से देखोगे तो एक अच्छा खासा डबल ट्रिपल जाएगा। कभी ध्यान दिया है आपने इस चीज को, कभी नोट किया है? कभी नहीं नोट किया? हाँ हाँ, नोट किया है तो देखना है, आज करके देख लेना, ठीक है। घर वाले कहेंगे पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये, इसका दिमाग में खराब क्या लगता है, ठीक है। हम तो नहाते नहाते ही बेब का बता रहे थे, पता चले कि आप जो है नहा रहे हो, बगल में कोई और आपका है, और आप ध्यान से बाल्टी को देख रहे हो, ध्यान से बाल्टी को देख रहे हो, बगल वाला सोचेगा बहुत डिप्रेशन में चला गया है, कुछ लगता है लाइफ में इसका गड़बड़ चल रहा है इसका, बहुत टेंशन में ही है, चुपचाप है। तो जैसे जो सामने आएगा ना, तो देखो कि सिलेंड्रिकल बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा। देखिए इधर से क्या है, अगर ये मेरा मार्कर, ये स्लिट है, लेट मी सपोज ये स्लिट है, ये जो स्लिट है, अब यहाँ से लाइट निकला, तो ये जब निकलता है फैल जाता है, तो सामने दीवार पे आएगा। उसमें एक चीज और अभी पढ़ोगे इस चैप्टर में, कहीं पर आपको लाइट ज्यादा दिखाई देगा, उसके जस्ट बगल में थोड़ा अंधेरा टाइप का हल्का होगा, फिर उसके बगल में देखोगे तो लाइट ज्यादा होगा, फिर उसके बगल में देखोगे तो कम होगा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, बहुत बारीक होता है, आप इसका ध्यान से देखना, उसका भी रहता है। तो वो भी उसमें अभी इसका प्रिंसिपल पे पढ़ते हैं, अगले क्लास हम देख लेंगे, अभी जितना होता हम करते हैं। लिखा है कि अगर लीनियर थिन स्लिट है सोर्स, तो बेव फ्रंट सिलिंड्रिकल शेप में होगा। मतलब मैं रटवा नहीं रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पूछे तो आपको वो बेडरूम और बाथरूम वाला सीन याद आ जाए। क्योंकि मैंने एक दो बैच पढ़ा लिया था, तो एक दिन मैं ऐसे कमरे में लेटा हुआ था रात में, तो बाथरूम हल्का सा दरवाजा खुला रह गया था, तो मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, तो मैंने देखा दीवार पे, अरे ये लाइट इतना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, देखे पीछे, देखे, अच्छा, तो मुझे अचानक ध्यान आया कॉन्सेप्ट, मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है, अगर पढ़ाई में पढ़ाते समय टीचर ऐसे एग्जाम्पल दे जो घर में ही सारा व्यवस्था हो, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा ना। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल दूं जो आपके आपके पहुंच के बाहर है, या आपने देखा ही नहीं है, या उसको करने के लिए पैसे खर्च हो, तो कहाँ आप उतना फजीयत मोल लोगे, उतना तो आप करोगे ही नहीं। इसलिए मेरे सारे एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कहाँ से आते हैं, किचन से आता है, किचन से सारा एग्जाम्पल आता है। फिजिक्स में कम आता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा किचन से आता है। अब यहाँ भी घर पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। पहला पॉइंट था कि अगर पॉइंट सोर्स होगा आपका तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, अगर थिन स्लिट होगा आपका तो सिलिंड्रिकल शेप में जाएगा। ये दो पॉइंट क्लियर है, कंफर्म करेंगे, सिलिंड्रिकल शेप वाला क्लियर हो गया। हाँ, आप लोग जब ऐसे बताते हैं क्लियर हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होती है,
इससे लगता है मैं बदला ले रहा हूँ। इसे ऐसा मुझे ऐसा मतलब भयभीत किया था इसने कि मुझे लगता ही नहीं था कि फिजिक्स में ऐसे चैप्टर्स भी पढ़ने होंगे जो बिल्कुल दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ऐसा लगता था। मतलब एकदम छोड़ ही दिया था कि पता नहीं समझ में आएगा भी कि कभी नहीं आएगा, रट के कुछ काम कर लेते थे। तीसरा, फॉर अ फार ऑफ लाइट सोर्स सन, मान लो कोई बहुत दूर लाइट है, बहुत दूर है सन ना, तो फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। वही तो एग्जांपल में दे रहा था आपको प्लेन वेव फ्रंट का, दिखाऊं फिर से? ये वाला यही तो बता रहा था। मान लो कोई दूर से लाइट है, तो वो जब भेजेगा तो वो तो फैल के जाएगा ना, तो वो तो प्लेन ही बन जाएगा ना, ये तो प्लेन जैसा बन जाएगा। जैसे बना लो, अगर आप ऐसे लेते हो वेव फ्रंट को तो ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये सिंपल हो गया। कब? जब कोई बहुत दूर में, फार ऑफ, इंग्लिश का वर्ड है फार ऑफ, मतलब बहुत दूर अगर होगा तो वैसे भी पैरेलल चलेगा, बीम ऑफ लाइट पैरेलल चलेगा तो वेव भी पैरेलल चलेगा, तो उस चक्कर में जो बनेगा तरीके से बनेगा। तो देखिए जी, मैंने आपका ये 3 पॉइंट करने में इतना समय दे दिया, वरना ये कितने 2-5 मिनट का काम था, और मैं बोलता इसको रट लो, सारा चीज रट लो। लाइट वेव फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल होगा, पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल होगा, थिन स्लैट होगा तो सिलेंड्रिकल होगा, फार ऑफ होगा तो वो फार ऑफ होगा तो फार ऑफ होगा तो फार ऑफ होगा, ऐसा करते रहोगे, फिर बोलोगे वो प्लेन होगा। फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में फिर बोलोगे कि अगर थिन स्लिट होगा तो प्लेन होगा, पॉइंट चार्ज होगा तो उसमें सिलेंड्रिकल होगा, और थिन और मान लो दूर में रहेगा तो स्फेरिकल होगा, पक गई खिचड़ी, है नहीं? तो वो मामला गंभीर हो जाएगा उसको। ये 3 पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको वो नहीं करना है। देखिए कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं यहाँ पे। मेरा भाई बोल रहा था कि जैसे आपने एनआईएस का सिलेबस डिजाइन किया है, अगर शुरू से ही सारा पैनल वगैरह सेट करके शुरू से क्लास वगैरह लेते तो मज़ा आ जाता। मैं कहा बात तो सही है, अगर शुरू से होता तो जितना कोर्स डिजाइन हुआ है सब हुआ है तो कुछ अलग ही जाता, बढ़िया रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करें, समय समय की बात होती है। देखिए, वेव फ्रंट एंड लाइट रेज की बात करते हैं। लाइट रेज ऑलवेज मूव परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आगे की ओर लाइट जा रहा है और वेव फ्रंट ऐसे बन रहा है, एंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम अलोंग एनी रे। जैसे आप बहुत सारे ऐसे बना रहे थे ना, ऐसे तरह से बना रहे थे, अरे वाह बहुत जल्दी बन गया। जैसे कोई बना रहे थे, इसको ले लो या इसको ले लो, है ना, 2 वेव फ्रंट मैंने बना दिया, कोई भी 2 वेव फ्रंट ले लो, पहला दूसरा कोई वेव फ्रंट ले लो। तो बोल रहा है कि जो टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में रे कर, एक हम बोल सकते हैं कि टाइम सेम टाइम लगता है, जितना यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ जाने, जो भी रहेगा अगले 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 वाले में, तो वही टाइम आपका जाएगा यहाँ। तो सिंपल तरीका है कि भैया ये आगे की ओर जा रहा है, वेव फ्रंट इधर की ओर बन रहा है, ये बन गया 90 डिग्री और ये अपना हो गया परपेंडिकुलर, बात खत्म। और हाँ, हाइजीन्स प्रिंसिपल्स इन प्रोपगेशन ऑफ अ वेव फ्रंट, हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन क्या है इसको समझ। हाइजीन प्रिंसिपल्स हमें बताता है द वे, वो तरीका जिससे हमें पता चलता है कि जो वेव फ्रंट इज फर्दर प्रोपागेटेड, कैसे एक्चुअली में वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता है। ये एक वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट,
ये एक वेव फ्रंट इस तरह से जा रहा है, इस तरह से एक फेज का बनाया। तो एक्चुअली में ये जो वेव फ्रंट है आगे की ओर जो प्रोपागेट हो रहा है वो कैसे प्रोपागेट होता है इसके बारे में बता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अगर इसके हम प्रिंसिपल्स की बात करें यहाँ पर, सबसे पहला लिखा है each point on a wave front is a center of new disturbance called secondary wavelets which travels in all directions with the velocity of light। क्या है पहले पॉइंट का मतलब, जितना पॉइंट आप वेव फ्रंट का देखते हैं वो एक नया डिस्टरबेंस होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। वो ट्रेवल करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। यहां समझाते हैं। देखिए जरा इसको ध्यान से, इसमें जो है इसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, या ये कोई पॉइंट ले लीजिए। तो भाई ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये एक तरह से डिस्टरबेंस है अगले वाले वेव फ्रंट का। यहीं से तो अगला तैयार होगा, यहीं से तो अगला तैयार होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से जानेंगे इसको, सेकेंडरी वेवलेट्स जानेंगे। तो ये तो पहला चीज था कि ट्रेवल कैसे करता है। तो ये ट्रेवल करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही चलेगा। भाई स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये आगे बढ़ रहा है, बोले तो ये सब आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है, मतलब ये वेव फ्रंट ही तो आगे बढ़ रहा है। और क्या आगे बढ़ रहा है, दोनों पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने कि कैसे कोई भी पॉइंट अगले वाले का डिस्टर्बेंस का वेवलेट से सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगा और वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलेगा। क्लियर है ये पॉइंट, पहला प्रिंसिपल है हाइजेंस का। उसका था कि भाई वेव फ्रंट चलता कैसे है, तो ऐसे चलता है, उसका हाथ पांव ऐसे है। टाइम मेरा होने वाला है और इसको पूरा करके ही करूंगा, उसके बाद एक क्लास और लेना पड़ेगा इसको। सेकेंड, the secondary wavelets from each point on a wave front spread out in all direction with the velocity of light। वही वाली पॉइंट हो गया, उसने मिला दिया था, चाहे एक में लिखो अलग अलग करके लिख दो। वो वाला जो पॉइंट है वो सारे डायरेक्शंस में जाएगा और उसके बाद जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ चलेगा। तीसरा, the envelope of these wavelets drawn in the forward direction at any instant gives the new wave front at that instant। यानी कि जो इन्वेलप था जिसको ऐसे करके आप ढक रहे थे या फिर अगले वाले को ऐसे कर रहे थे आप, इन्वेलप जो वेवलेट्स जो इन्वेलप है यहाँ पे जो है बनाते हैं यहाँ, वो अगला क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। ये यहाँ हुआ, ये वाला फिर अगला जाएगा, फिर यहाँ पर बनेगा, यही होगा और क्या। मतलब मुझे लगता है कि बेवजह 3 पॉइंट खींच दिया इसने, या तो क्लियर करके लिखता या तो यहाँ पर डाल दिया। इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया इसने, लिख रहे हैं ये स्फेरिकल, इससे अच्छा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्फेरिकल का दिया है, प्लेन का दिया है। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा, ये बताता हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजीन्स प्री कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगले क्लास में आपको बताऊंगा। देख रहे हैं यहाँ पर सब जो है वो चैप्टर 14 वाला इस्तेमाल हुआ है। तो 14 के फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस, क्या सच में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है या हवा हवाई बातें हैं? मतलब धरातल पर भी सच में एक्सेप्टेबल है फिजिकली, फिजिकली मतलब फील करना, देखना, समझना। सो फिजिकल लाइट को लाइट दिखा जाता था, फिजिकल हुआ ना। तो क्या कुछ फिजिकल इसका है या फिर कुछ है ऐसे ही इसकी कुछ चीजें हैं कि ठीक है जी इस तरह के हैं। तो ने जो है अगर इस पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन बाय डिटरमाइनिंग द शेप एंड लोकेशन। पहले तो आपने शेप और लोकेशन दोनों देखा वेव फ्रंट का। subsequent time instant with the help of its shape and location and earlier instant
वी डिस्क्राइब द प्रोपगेशन ऑफ द वेव फ्रंट, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम पहले वाले का टाइम पता हो, लोकेशन पता हो, तो इसके अगले वाले का बता सकते, तो ऐसे ही बता देंगे, जितना टाइम पीछे लगा आने में उतना टाइम आगे जाएगा जाने में, उसके अगले में उतना टाइम जाएगा। तो हाइजीन कंस्ट्रक्शंस enables us to describe wave motion, तो ये वेव मोशन को सक्सेसफुली तरीके से करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है, एनेबल है ये, इसमें पूरा अप्लाई होता है उसका। तो भाई यहाँ तक जो है हमारा टाइम रुक गया। मन तो कर रहा था कि आज कम से कम 12-1 बजे तक क्लास लेते, और इतना इसका होता है, इसको खदेड़ खदेड़ के भगा भगा के पढ़ाते। देखो कैसे एक दिन में समझ में आता है, लेकिन इतना जुल्म करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिलशाद गार्डन में, पर स्टूडियो है गाजियाबाद में इधर। तो इसका जो है मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देता हूँ।